वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, आईओ मल्टीप्लेक्सिंग। किस तरह से आईओ मल्टीप्लेक्सिंग मॉडल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है इजीली स्केल करने के लिए। उसकी कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म होती है, सेलेक्ट पोल, ई पोल एंड असिंक ई पोल। ठीक है, इनको अपन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वाले सेशन के अंदर। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, सबसे पहला अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे आईओ मल्टीप्लेक्सिंग चाहिए क्यों। बेसिकली अगर आपके पास में कोई भी एक सर्वर है, उस सर्वर पर अगर मल्टीपल लोग अगर आपका डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको उतने कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, राइट। और अपन पर थर्ड पर कनेक्शन को अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अगर आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो फिर आपको ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और आपका सर्वर ओवरलोड हो जाएगा। तो उसके केस में क्या करोगे, फिर आपको वर्टिकल या तो स्केल करना पड़ेगा या फिर हॉरिजॉन्टली आपको स्केल करना पड़ेगा, राइट। तो वो कॉस्ट आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो उसी वजह से इफिशिएंटली इन चीजों को हैंडल करने के लिए आईओ मल्टीप्लेक्सिंग होता है। बेसिकली एक ही थ्रेड आपका काफी सारा काम करती है, एक ही थ्रेड मल्टीपल सॉकेट्स को देख सकती है। बेसिकली सॉकेट्स क्या होते हैं, जब आप कोई भी डेटा डिस्क पे रीड या राइट करने जब आप जाते हो आपको एक फाइल डिस्क्रिप्टर की आवश्यकता होती है। बेसिकली एक सॉकेट ओपन करना इज अ फाइल डिस्क्रिप्टर फॉर यू। अगर सॉकेट अवेलेबल है या नहीं है, अभी अपन सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको एक फाइल डिस्क्रिप्टर फाइंड आउट करना है जो कि डिस्क पे जाके डेटा आपका लिखेगा या रीड करेगा। अब कौन सा फाइल डिस्क्रिप्टर अवेलेबल है, इसको पता करने के लिए कुछ मैकेनिज्म होती है। उन्हीं मैकेनिज्म के बारे में आज अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पहला होता है सेलेक्ट। एकदम सिंपल सी बात है। सेलेक्ट में क्या करोगे आप, आपके पास फॉर लूप आपने चलाया और आपने चेक करा कि मेरे पास कौन सा फाइल डिस्क्रिप्टर अवेलेबल है। जो पहला फाइल डिस्क्रिप्टर अवेलेबल आपको मिला, आपने उसको यूज करा और अपना पर्पस सर्व हो गया। ठीक है, तो इसने बताया सबसे ओल्डेस्ट एपीआई है ये POSIX सिस्टम की। उसके बाद में आपको एक लिस्ट ऑफ फाइल डिस्क्रिप्टर मिलते हैं, फिर उसके अंदर से वो लूप चलाता है। लूप चलाने के बाद जो भी अवेलेबल होता है उसको वो यूज कर लेता है। यहाँ पे एक लिमिटेशन है, क्योंकि पुराने सिस्टम लिमिटेशन के साथ आते हैं। तो क्या लिमिटेशन है, सपोर्ट ओनली 1024 सॉकेट्स बाय डिफॉल्ट, एवरी टाइम द होल लिस्ट इज कॉपीड एंड बिटवीन कर्नल एंड यूजर स्पेस स्लो। पूरा डेटा आपको कर्नल से यूजर स्पेस में लाना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ये प्रोसेस काफी स्लो होता है। उसके बाद फिर एक नई मैकेनिज्म आई, पोल। पोल में क्या होता है, सिमिलर टू सेलेक्ट बट इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड 1024 यूजेज एन एरे ऑफ एफडीएस मोर स्केलेबल। आपके पास अब लिमिटेशन नहीं है कि आपको 1024 ही यूज करना है। ठीक है, remove the socket limit but still linear scan, slow for thousands of sockets. If you have 10,000 sockets, you still check all 10,000 each time. Basically पोल मैकेनिज्म में क्या इंप्रूव हुआ कि आपके पास से लिमिटेशन हट गई। आप नंबर ऑफ फाइल डिस्क्रिप्टर कितना ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वो लिमिटेशन तो हट गई, बट उसमें अभी भी फाइंड आउट करने के लिए आपको लूप तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसको भी इंप्रूव किया गया। इंप्रूव करने के बाद में बनाया गया ई पोल। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इन दोनों में स्केल की प्रॉब्लम थी क्योंकि दोनों स्केल नहीं कर पाते, पोल एंड सेलेक्ट। ई पोल थोड़ा सा बेटर है और काफी बेटर मैं बोलूंगा, क्योंकि इसके बाद तो असिंक ई पोल भी आ गया था जो कि और भी अच्छी तरीके से चीजों को सपोर्ट करता है। बेसिकली होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग ऑल सॉकेट यू रजिस्टर्ड इंटरेस्ट इन द इवेंट्स। आपने बोला कि अभी मैं ये वाला सॉकेट यूज कर रहा हूं, जब फ्री हो जाऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो बेसिकली नोटिफाई इवेंट में काम करता है। टिल देन आप अपने रिलैक्स होकर आराम से बैठो। ठीक है, कर्नल मेंटेन्स ए लिस्ट ऑफ सॉकेट्स, इट डायरेक्टली नोटिफाइज यू व्हेन इवेंट्स ओकर, मच फास्टर ऑफ फॉर थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस। ऑर्डर ऑफ 1 में नोटिफिकेशन होता है। ओनली सॉकेट्स विद इवेंट्स आर रिटर्न्ड, लिमिटेशन अवेलेबल ऑन लिनक्स ओनली। बेसिकली इसकी एक लिमिटेशन यही है कि ये लिनक्स में अवेलेबल है। तो बेसिकली करता क्या है कि आपके पास में मल्टीपल सॉकेट्स है, अब उनमें से कौन सा अवेलेबल है, जब आप यूज करोगे तो आप बोलोगे कि मैंने इसको भी यूज कर रहा हूं, तो इसको आप मार्क कर दो 1। ठीक है, अब जब मैं अवेलेबल हो जाऊंगा तो इसको मैं वापस में 0 मार्क कर दूंगा। तो अब यहाँ पे आपको स्केल करने, आपको क्या बोलते हैं, स्कैन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे ऑर्डर 1 में वो खुद से नोटिफाई करके बता रहा है एफिशिएंटली। ठीक है, तो इससे आपका टाइम रिड्यूस होगा। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ कि इसकी लिमिटेशंस है। तो बेसिकली मैक की अगर मैं बात करूं, मैक में केक्यू होता है, सेम तरह का कंसेप्ट होता है उसमें भी ईपोल का। केक्यू बोलते हैं, मैक में केक्यू काम करता है और लिनक्स में ईपोल काम करता है। ठीक है, उसके बाद में और भी एफिशिएंटली फिर इसको बनाया गया असिंक ईपोल। बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई इवेंट को ट्रिगर कर दिया और भूल गए, उसके बाद जब उस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाएगा, तो बेसिकली इसको इवेंट बेस्ड मैकेनिज्म बोलते हैं।
ठीक है। उसके अंदर फिर आपको सिंपली पता लग जाता है कि अब मैं अवेलेबल हूं या नहीं। तो आपके पास एक बिजी का पूल होता है और एक आपके पास अवेलेबल का पूल होता है। तो बेसिकली जैसे आप किसी भी फाइल डिस्क्रिप्टर की आपको जब रिक्वायरमेंट होती है तो आप फ्री वाले पूल में जाते हैं और उसमें से आप पिकअप करके एक फाइल डिस्क्रिप्टर यूज कर लेते हैं, और जैसे अवेलेबल होता है तो वो आपके बिजी वाले पूल में चले जाता है। इस तरीके से पूरी की पूरी मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है। अगर मैं किसी भी आर्किटेक्चर की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर आप रेड पांडा की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप काफका की बात करेंगे, रेडिस की बात करेंगे, तो ये सारे आर्किटेक्चर जो हैं वो इक्वल मैकेनिज्म और असिंक इक्वल मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जिससे इफिशिएंटली वो अपनी आईओ कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। बिकॉज किसी भी हाई लेवल आर्किटेक्चर के अंदर सबसे बड़ा बोटलनेक बनता है आपका आईओ कॉस्ट। बिकॉज आपको डिस्क पे जाके डेटा रीड करना है, राइट करना है, और डिस्क पे डेटा रीड करने में ही समय लगता है और राइट करने में ही समय लगता है। अदरवाइज आपका पूरे प्रोसेसिंग में कहीं पर भी समय नहीं लगेगा। अगर आपका डेटाबेस स्लो हो रहा है तो बेसिकली अपन स्लो क्वेरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको डेटा रीड करने में समय लग रहा है ना। इसलिए आप इंडेक्सिंग बनाते हो जिससे आप बेटर वे में जाके उस डेटा को फाइंड आउट कर सको, राइट। तो इसी तरीके से आईओ कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आईओ मल्टीप्लेक्सिंग की कुछ मैकेनिज्म्स होती है जिनको काफी सारे मॉडर्न आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। अपन जब नेक्स्ट सेशन में रेडिस के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इक्वल मैकेनिज्म का और आईओ मल्टीप्लेक्सिंग का, जो कि सिंगल थ्रेडेड रेडिस को स्केल करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो और भी काफी सारे आर्किटेक्चर के बारे में जब अपन डिस्कशन करेंगे तो आपको ये आईओ मल्टीप्लेक्सिंग की मैकेनिज्म काफी हेल्प करेगी अगर आपको इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो। अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी चीजें समझने के लिए। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेज को जानने के लिए और किसी भी डिटेल टॉपिक पर अगर आपको डिस्कशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आपके लिए वो सेशन प्रिपेयर करके आप सब लोगों को बेटर वे में नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। और इस वाले चैनल को ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।